ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी क्रिया है जिसमें सूचनाओं को डीएनए से एमआरएनए में परिवर्तित किया जाता है। तो मैं दीपक कुशवाहा, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जीवन का आणविक आधार या वंशागत का आणविक आधार। तो चलिए हम देखते हैं कि वंशागत का हमारा आणविक आधार जो होता है वो होता है डीएनए, और डीएनए में सभी सूचनाएं जो होती हैं इकट्ठा होती है, और यह सूचना जो होती है एक फॉर्म से दूसरे, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, परिवर्तित होती है। और उसी सूचना को हम देखते हैं कि किस तरीके से डीएनए से एमआरएनए में और एमआरएनए से प्रोटीन में किस तरीके से परिवर्तित होती है। उसी प्रोसेस को हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन को हम बेटा बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं? अनुलेखन। अनुलेखन का मतलब क्या होता है? एक तरह से सूचनाएं लिखी जा रही हैं। क्या की जा रही हैं? लिखी जा रही हैं। और इस प्रोसेस को जो है सेंट्रल डोग्मा मेथड द्वारा हम समझ सकते हैं। किसके द्वारा? सेंट्रल डोग्मा मेथड के द्वारा। सेंट्रल डोग्मा मेथड में यदि हम देखते हैं तो क्या होता है बच्चों, जो डीएनए होता है इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। तो इस डीएनए से सूचना को, इंफॉर्मेशन को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट किया जाता है? एमआरएनए में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? एमआरएनए में। अब बच्चों यहां पर देखें तो डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए होता है, जिसको हम बोलते हैं संदेश वाहक, संदेश वाहक आरएनए। अब ये संदेश का वहन करता है। वहन का मतलब होता है स्थानांतरण करता है। क्या करता है? स्थानांतरण करता है। कौन करता है? एमआरएनए से, सॉरी एमआरएनए करता है, क्योंकि एक तरह से मैसेंजर आरएनए का कार्य करता है। ठीक है। अब ये जो एमआरएनए है ये सूचनाओं को क्या करता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। जैसे हमारे पास कोई सूचना अब आ गई है, किसकी आई है? आरएनए की। अब यहां पर एमआरएनए से जो सूचनाओं का परिवर्तन है वो किसमें किया जाएगा? प्रोटीन में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? प्रोटीन में किया जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा बेटे कि यहां पर डीएनए एक तरह से क्या होता है? आनुवांशिक सूचना केंद्र होता है। सूचना केंद्र होता है। ठीक है। इसमें सभी सूचनाएं क्या होती है? संग्रहित होती है। और उस सूचना को किसको यह भेजता है? एमआरएनए को। सूचना को डीएनए से एमआरएनए में भेजने की प्रोसेस को हम बेटा बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं? अनुलेखन बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और एमआरएनए से प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो यहां पर इंफॉर्मेशन जो है, सूचना एमआरएनए से प्रोटीन में जा रही है, तो यहां पर सूचनाओं का क्या किया जा रहा है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। एक भाषा से, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्टित किया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है। तो वह सूचना क्या है? अनुवांशिक सूचना है। उस सूचना को, अनुवांशिक सूचना को एक हम केमिकल कंपाउंड प्रोटीन में परिवर्तित कर रहे हैं। तो एक सूचना को एक रूप से दूसरे रूप में जब हम परिवर्तित करते हैं तो उस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? अनुवादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुवादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुवादन बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। ठीक है। ट्रांसलेशन, जैसे आपने ट्रांसलेटर यूज करते हैं कि जब एक लैंग्वेज, एक भाषा को दूसरी भाषा में जब परिवर्तित किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसलेशन बोलते हैं या अनुवादन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अनुलेखन किस तरीके से हो रहा है, अनुवादन किस तरीके से हो रहा है, हम उसको देखते हैं। अनुलेखन एंड अनुवादन। तो यहाँ पर पहला जो हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अनुलेखन बोलते हैं। अनुलेखन बोलते हैं। अब ये अनुलेखन है क्या, इसको हम देखते हैं। ठीक है। तो डीएनए के एक स्टैंड से, डीएनए के एक स्टैंड से जेनेटिक जानकारी को, जेनेटिक जानकारी का मतलब क्या होता है? आनुवांशिक सूचना को,
आनुवांशिक सूचना को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, क्या बोला जा रहा कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवांशिक सूचना को आरएनए में कॉपी करने यानी आरएनए में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, या इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुलेखन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अनुलेखन बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। पूरकता के सिद्धांत, पूरकता का क्या मतलब होता है? जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेमी कंजर्वेटिव मेथड आपने पढ़ा है, उसे ही हम बोलते हैं पूरकता का सिद्धांत। पूरकता का मतलब होता है इसके जस्ट अपोजिट की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पूरकता का सिद्धांत इस प्रक्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है, सिवाय इसके एडिनोसिन। ठीक है, इसमें क्या होता है? एडिनोसिन के बजाय यूरेसिल के साथ, किसके साथ? यूरेसिल के साथ बेस पेयर बनाता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप जानते हो कि डीएनए में जो है, जो नाइट्रोजन क्षार होता है एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है, उसी प्रकार से आरएनए में भी नाइट्रोजन क्षार जो होता है एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है, फर्क इतना है ना? तो डीएनए का जो थाइमिन होता है उसको यूरेसिल द्वारा क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है। समझ में आया? तो वही चीज यहां पर हो रहा है। ठीक है, जैसा कि रेप्लिकेशन में होता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है द्विगुणन में होता है। रेप्लिकेशन के विपरीत, रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? द्विगुणन। ठीक है, द्विगुणन। आप इसकी प्रोसेस पढ़ चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो इसकी पहले वाली जो वीडियो है उस पे आप जाएं और उस पे देखें कि जो है हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यदि पढ़े हैं तो आपको प्रॉपर्ली बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। और यदि आप नए हो और आपने नहीं देखा है तो जरूर इसकी जो है आपको लिंक जो है हमारे बायो में मिल जाएगी और उसमें जाकर आप जरूर देखें इसकी पहले की वीडियो, जिसमें आपको इसकी पहले की जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस है या डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यदि हम देखते हैं कि थायमिन के बजाय यूरेसिल के साथ बेस पेयर बनता है, जैसे कि रेप्लिकेशन में, रेप्लिकेशन मतलब द्विगुणन में होता है। रेप्लिकेशन के विपरीत डीएनए का केवल एक सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए का केवल एक सिंगल स्ट्रैंड टुकड़ा ही आरएनए में कॉपी होता है। मतलब क्या हुआ बेटा कि डीएनए, आपको पता है कि डीएनए क्या होता है बच्चों? द्विकुंडलित होता है। कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है ना? तो अब क्या होता है कि जब डीएनए द्विकुंडलित होता है तो डीएनए की इंफॉर्मेशन किसमें परिवर्तित होना है? आरएनए में। किसमें परिवर्तित होता है? आरएनए में। तो आपको पता है कि आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक कुंडलित होता है ना? तो वो एक कुंडलित है और डीएनए द्विकुंडलित है। तो क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन आरएनए में परिवर्तित होगी? बिल्कुल नहीं होती है। डीएनए की केवल एक स्ट्रैंड की सूचना आरएनए में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि डीएनए का केवल एक सिंगल स्ट्रैंड टुकड़ा ही आरएनए में कॉपी होता है। मतलब डीएनए का केवल एक ही खंड जो होता है आरएनए में परिवर्तित होता है, दोनों नहीं होता है। अगला हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब क्या होता है? अनुलेखन इकाई क्या होती है? अनुलेखन इकाई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अनुलेखन इकाई क्या होती है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? अनुलेखन इकाई या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है तो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आरएनए 3 क्षेत्र में होता है। यानी यदि देखें कि डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डीएनए में 3 क्षेत्र में होते हैं। यानी जो डीएनए में 3 क्षेत्रों में क्या होता है, 3 स्थानों पर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। यदि हम देखें तो इसमें सबसे पहला जो होता है प्रमोटर होता है, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन होता है, फिर तीसरा क्या होता है? टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर क्या करता है? ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, द्विगुणन की प्रक्रिया है, उसको प्रमोट करता है। प्रमोट का मतलब आगे की ओर ले जाता है। यहीं पर स्ट्रक्चरल जो जीन होता है, संरचनात्मक जीन होता है, ये क्या करता है?
ये कार्य करता है कि जो संरचना है उसको डोमिनेट करने का कार्य करता है, मतलब संरचना को और आगे बनाने का कार्य करता है। फिर टर्मिनेटर क्या है, जो आगे की प्रोसेस है उसको जब कंप्लीट हो जाती है, डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो उसको रोकने का कार्य करता है टर्मिनेटर। तो देखिए प्रमोटर क्या है, यह ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट होता है। ध्यान से समझिए, प्रमोटर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अनुलेखन प्रारंभ करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज, ध्यान समझिएगा, आरएनए पॉलीमरेज है ना, के लिए बाइंडिंग साइट होता है। मतलब जहां पर मान लीजिए ये हमारे पास ये डीएनए है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, डीएनए है। अब मान लीजिए यहां पर क्या होना है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। तो रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होगा तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक जो है क्या लगता है, प्राइमर लगता है, उसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई, आगे बात करते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, संरचनात्मक जीन क्या होता है, यह संरचनात्मक कार्यों के लिए एंजाइम व प्रोटीन को कोड करता है। संरचनात्मक कार्य का मतलब होता है जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है और आरएनए को बनाने का काम करता है, यानी संरचना फॉर्मेशन में काम करता है, निर्माण में काम करता है, उसको उसमें उपयोग होने वाले जो एंजाइम होते हैं इनको क्या करता है, उसके संरचनात्मक कार्यों के लिए क्या करता है, एंजाइम या प्रोटीन को कोड करता है। ठीक है, अगला क्या है, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है, जो अपक्रिया को टर्मिनेट करता है, रोकने का कार्य, वह क्षेत्र जहां पर ट्रांसक्रिप्शन समाप्त हो जाता है। अभी हमने बताया कि जहां पर जो है द्विगुणन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है ना। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अनुलेखन जहां पर पूर्ण हो जाता है, अनुलेखन जो होता है बच्चों जहां पर पूर्ण हो जाता है उस पर क्या करता है, टर्मिनेट करता है, उस प्रोसेस को रोकने का कार्य करता है, यानी वह स्थान टर्मिनेटर कहलाता है। ओके, अगला यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास ये दो डीएनए स्ट्रैंड है, मान लीजिए दो डीएनए खंड है। यहां पर यदि हम देखें तो ये 3' और 5', 3' जो है एक कुंडली का खंड है और 5' दूसरे कुंडली का खंड है। ठीक है, यहां पर 3' एक है, दूसरा सिरा 5' है, और यहां पर दूसरा सिरा 5' और क्या है, 3' है। समझ में आए? तो यहां पर स्टार्टिंग यहां से है, तो यहां पर कौन सा लगेगा, प्रमोटर लगेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, अब उसको आगे की ओर बढ़ाना है तो क्या लगेगा, स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन जो होता है वो काम करेगा। फिर आगे की ओर आएगा तो ये क्या कर रहा है, प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है ना, द्विगुणन की क्रिया को पूर्ण कर रहा है। तो जब द्विगुणन की क्रिया को पूर्ण कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई बच्चों? तो टर्मिनेटर का काम क्या होता है, अपक्रिया को पूर्ण करना। साथ में यहाँ पर क्या होता है, दो स्टैंड होती है, एक होता है टेम्पलेट स्टैंड और एक होता है कोडिंग स्टैंड। ठीक है, यहाँ पर टेम्पलेट की तरह कार्य करता है और एक कोडिंग स्टैंड होता है जो कोड करने का कार्य करता है। यानी ध्यान रखिएगा, इसकी सूचना जो होती है इस डीएनए 5' 3' की सूचना किस में कन्वर्ट होगी, एमआरएनए में परिवर्तित होगी। आरएनए में क्या होगा, परिवर्तित होती है, और ये एक तरह से बेस यानी जो होता है टेम्पलेट डीएनए की तरह कार्य करता है। टेम्पलेट का मतलब होता है आधारीय डीएनए की तरह ही क्या करता है, कार्य करता है। ये चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? आगे बात करते हैं। अब यदि हम उसी चीज को देखें कि डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज केवल एक दिशा में यानी 5' 3' पॉलीमरेज को उत्प्रेरित करके डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है। मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज केवल एक डीएनए स्ट्रैंड पर, जो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है एक दिशा में केवल यूनिडायरेक्शनल में ये कार्य करता है, 5' 3' डायरेक्शन में। जैसे यहां पर देखो 5' 3' डायरेक्शन में ये क्या करेगा, काम करता है। ठीक है, और उसके द्विगुणन को मतलब होता है रेप्लिकेशन को आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करता है। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं है? फिर आगे यदि हम देखते हैं
पॉलीमरेज एंजाइम को उत्प्रेरित करके रेप्लिकेशन में मदद करता है। अगला, डीएनए स्ट्रैंड जिसकी पॉलीपेप्टाइड यानी पोलैरिटी जो होती है 3-5' होती है, वह टेम्पलेट डीएनए की रूप में कार्य करता है और इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3-5' जो होता है ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, टेम्पलेट डीएनए की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा, टेम्पलेट डीएनए की तरह कार्य कर रहा। ठीक है, देन उसके बाद यदि हम देखते हैं कि जिस स्ट्रैंड मतलब टेम्पलेट में जिस स्ट्रैंड में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा नहीं होता है यानी अनुलेखन नहीं होता है, उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं और इसकी पोलैरिटी 5-3' होती है। इसका सिंकेज बने हुए आरएनए के समान होता है। मतलब क्या हुआ कि जिस पर कोडिंग नहीं होती है उस डीएनए स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और इसकी पोलैरिटी जो होती है 5-3' होती है। फिर अगला है प्रमोटर कोडिंग स्ट्रैंड स्ट्रक्चरल जीन के 5 छोर की ओर क्या करता है, स्थित होता है और आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट प्रदान करता है। ठीक है, अब ध्यान रखना यहां पर क्या करता है, जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर का मतलब जो प्रोसेस को प्रमोट करता है, वो स्ट्रक्चरल जीन के है ना, स्ट्रक्चरल स्ट्रैंड के क्या करता है 5 छोर पे लगता है। मतलब यदि आप देखोगे तो यहां पर क्या लगता है, ये प्रमोटर लगता है। क्या लगता है, प्रमोटर लगता है ना, जो कि डीएनए स्ट्रैंड को क्या करेगा बच्चा, प्रमोट करेगा। ठीक है, और साथ में उसको आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड के 3' छोर है ना की ओर स्थित डीएनए की सिंकेज को जहां ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया रुक जाती है टर्मिनेटर कहा जाता है। अभी हमने बोला कि यहाँ पर यदि आप देखोगे कि ये है, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, ट्रांसक्रिप्शन जो है कंप्लीट हो रहा है, यानी जो अनुलेखन की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो रही है, तो इसको हमने क्या बोला है, टर्मिनेटर बोला है। ओके, तो ये प्रोसेस हो गई किसकी, ट्रांसक्रिप्शन के। अगला क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो किस तरीके से यूज होते हैं और उसमें जीन कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है यानी जो अनुलेखन इकाई होती है उस पे जीन कौन कौन से काम करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कि इसमें देखिए प्रोसेस जो है एक तरह से केमिकल कंट्रोल रिएक्शंस होती है, केमिकल के द्वारा यानी जो एंजाइम्स है हार्मोन्स के द्वारा, मेनली एंजाइम्स के द्वारा ये नियंत्रित क्रिया होती है, जिसमें एंजाइम का होना बहुत आवश्यक है और साथ में इसका बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड के लिए कोडिंग करने वाले, ध्यान रखना पॉलीपेप्टाइड यानी पॉलीपेप्टाइड जो चैन आपने पढ़ा है, कोड है ना करने वाले डीएनए सेगमेंट को सिस्ट्रॉन कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, सिस्ट्रॉन कहते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। यूकैरियोटिक, ध्यान रखना यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक स्ट्रक्चरल जीन होता है। आप ध्यान रखना, आपको पता है कि कोशिका जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अब आपको पता है कि यहां पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, इसमें जो होता है डीएनए पे क्या नहीं होती है, झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, झिल्ली क्या होती है बच्चों, अनुपस्थित होती है। समझ में आया, और जब झिल्ली अनुपस्थित होती है तो आगे की प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में जो होता है डीएनए जो है अलग तरीके से रेप्लिकेट होगा और यूकैरियोटिक में अलग तरीके से होगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक स्ट्रक्चरल जीन होता है जो केवल एक सिंगल मतलब एक पॉलीपेप्टाइड के लिए विशिष्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। ओके, अगला प्रोकैरियोटिक में अभी किसकी बात किया था, यूकैरियोटिक की। अब किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक की। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट
जिसमें कई पॉलीपेप्टाइड के लिए स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। कई, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनकी जो वॉल होती है, बाहरी वॉल जो होती है, आउटर वॉल जो होती है, वो पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, तो अब क्या करना है, पॉलीपेप्टाइड को उसमें फॉर्मेशन करना है, निर्माण करना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, अनुलेखन इकाई होती है, कौन सी है इकाई, अनुलेखन इकाई, जिसमें कई पॉलीपेप्टाइड के लिए स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ठीक है, जो कि एक ही मेटाबॉलिक पाथवे का हिस्सा होते हैं, उन्हें पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहा जाता है। ठीक है, मतलब यदि देखें तो किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो इंफॉर्मेशन को कोड कर रहे हैं, अनुलेखित कर रहे हैं, उनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, तो उनमें एक प्रोसेस हो रही है जो कि इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो होता है, डीएनए के कोडिंग या व्यस्त सिंकेज विभाजित किया जाता है, जिसे एक्सॉन कहा जाता है, और डीएनए गैर व्यक्त सिंकेज को इंट्रॉन या इसी को हम बोलते हैं इंटरवाइनिंग, है ना, सिंकेज कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि जब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, सूचनाओं को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो कोडिंग करने वाला स्टेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है, एक्सॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, और डीएनए जो होता है गैर सिंकेज का मतलब होता है जहां पर रेप्लिकेशन नहीं हो रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला एमआरएनए का मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। केवल जो होता है एक्सॉन होते हैं लेकिन इंट्रॉन नहीं होते। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ चुका है कि एमआरएनए क्या क्या हो सकते हैं। तो एमआरएनए केवल क्या होते हैं बच्चों, एक्सॉन होते हैं। ठीक है, इंट्रॉन नहीं होते हैं। अगला, रेगुलेटरी सिंकेज को मोटे तौर पर रेगुलेटरी जीन के रूप में परिभाषित किया जाता है, हालांकि वे किसी भी आरएनए व प्रोटीन को कोड नहीं करते। अब रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है, रेगुलेटरी का मतलब होता है जो क्रिया को नियंत्रित करने वाला जीन होता है, कंट्रोल करने वाला जीन होता है। वो क्या करता है, सिंकेज को मोटे तौर पर, मोटे का मतलब होता है उसको डायरेक्टली तौर पर क्या करता है, रेगुलेटरी जीन के रूप में कार्य करता है। जब आपको पता है कि डीएनए का जो इंफॉर्मेशन है, डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए में परिवर्तित हो रही है, तो यहां पर क्या होता है, इंफॉर्मेशन का जब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, इसमें एक जीन कार्य करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी जीन। और यह जीन क्या करता है, सूचना को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है। हालांकि वे क्या करते हैं, किसी भी आरएनए या प्रोटीन के लिए कोड नहीं, मतलब ये किसी भी दूसरे आरएनए और प्रोटीन के लिए कोडिंग का काम नहीं करते। कोडिंग का मतलब क्या होता है, सूचनाओं को परिवर्तित करना या अनुलेखित करना। अगला, यदि हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस तरीके से अनुलेखन की क्रिया होती है, तो आप देखिए बच्चों यहां पर कि हमारे पास क्या है, एक तरह से डीएनए सेगमेंट है। तो यहां पर आपको देख रहे हो कि इंस्ट्रक्शन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, यहां पर इंस्ट्रक्शन है, यहां पर इलॉन्गेशन है और यहां पर टर्मिनेटर है। अब इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जहां पर प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी डीएनए से आरएनए का यहाँ पर इंफॉर्मेशन को जो है सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये क्या है बच्चों, डीएनए सेगमेंट है, और इस डीएनए सेगमेंट पे हमने क्या किया है, एक क्या लगाया है, ये प्रमोटर का काम करता है, और इसमें एक रो फैक्टर हम लगा दिए, और साथ में यहाँ पर ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, जब हमने आरएनए पॉलीमरेज को जो है प्रमोटर के साइड में लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्टार्टर काम करता है, यानी जो होता है
आरएनए प्राइमर जो होता है क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमर जो होता है उस प्रोसेस को, रेप्लिकेशन की प्रोसेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसको स्टार्ट करता है। ठीक है, और ये आगे की ओर बढ़ता जाता है। जब बढ़ता जाता है तो यहाँ पर ये क्या, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, आरएनए का, और यहाँ पर ये क्या होता है, प्रोफैक्टर होता है, और ये टर्मिनेटर होता है। यहाँ पर जब क्या होता है, टर्मिनेशन में क्या होता है, डीएनए से जो होता है आरएनए का निर्माण हो जाता है, साथ में जो होता है क्या होता है, रो फैक्टर या आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर क्या होते हैं, इस प्रोसेस से बाहर आ जाते हैं। अब ये आरएनए और रो फैक्टर नेक्स्ट जो है रेप्लिकेशन के लिए, नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो होते हैं तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में स्ट्रक्चरल जीन पॉलीसिस्ट्रॉनिक और निरंतर होते हैं, यानी जो संरचनात्मक जीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है ये केवल एक ही नहीं, कई सारे जो है सिस्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया में 3 तरह के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन एक ही डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम, जिसे आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, द्वारा कैटलाइट किया जाता है, कैटलाइज किया जाता है। ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर ये बोला गया है कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें तीनों आरएनए का, यानी एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए का जो होता है वो एक ही एंजाइम द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, यानी उनमें सूचनाओं का ट्रांसक्रिप्शन एक ही एंजाइम के द्वारा किया जाता है। वो क्या होता है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज हो जाता है। ठीक है, सेल में प्रोटीन बनने के लिए तीनों आरएनए की जरूरत होती है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यदि देखें तो एमआरएनए का काम होता है मैसेज को पहुंचाना, टीआरएनए का काम होता है ट्रांसफर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, और आरआरएनए का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन फैक्ट्री की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब यहां पर ये देखें कि एमआरएनए टेम्पलेट देता है, टेम्पलेट का मतलब होता है जहां पर डीएनए होता है स्टार्ट में। टीआरएनए अमीनो एसिड लाता है और जेनेटिक कोड को पढ़ता है। जो जेनेटिक कोड होता है, ये अभी आगे आप पढ़ोगे, जो जेनेटिक कोड है उसको पढ़ने का कार्य करता है। और आरएनए ट्रांसलेशन के दौरान क्या करता है, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक भूमिका निभाता है। तो ध्यान समझना, यहाँ पर क्या होता है, किसी सेल में प्रोटीन बनने के लिए तीनों एंजाइम जो है रिक्वायर्ड होते हैं, एमआरएनए भी, टीआरएनए भी और आरआरएनए भी। एमआरएनए जो है उसका काम क्या होता है, मैसेज पहुंचाना, ठीक है, टेम्पलेट देना। टीआरएनए का काम होता है अमीनो एसिड को लेना, ट्रांसफर करना, और जो है जेनेटिक को कोड करना। आरएनए का क्या होता है, यानी ट्रांसलेशन में भाग लेना और स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक की क्रिया को निभाना। ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप में पूरा होता है। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है कि क्रिया को प्रारंभ करना, ठीक है। इलॉन्गेशन का मतलब होता है उस प्रोसेस को, उसमें जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसको इलॉन्गेट कर देना, बढ़ा देना। और टर्मिनेटर का काम क्या होता है, अभिक्रिया को रोकना कंप्लीट होने के बाद। तो यहां पर वही चीजें हैं। अब देखिए इनिशिएशन का मतलब क्या होता है। इनिशिएशन का मतलब क्या है कि जो अभिक्रिया को क्या कर रहा है, प्रारंभ करता है, उसे हम बोलते हैं इनिशिएटर बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आए। अब ये जो इनिशिएशन का काम होता है ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया को इनिशिएट कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट। अब इनिशिएशन क्या, इनिशिएशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रोसेस को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को इनिशिएट करना, प्रारंभ कर देना। ठीक है, तो यहां पर इनिशिएशन का काम जो करता है वो सिग्मा फैक्टर करता है, या इसी को हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। अब सिग्मा फैक्टर डीएनए पर है ना, स्टार्ट सिग्नल, स्टार्ट का मतलब होता है जैसे आपके घर में जो है किसी भी गैजेट को स्टार्ट करने के लिए जो होता है स्टार्टर होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है ना, सॉरी, जो अनुलेखन है, ट्रांसक्रिप्शन है, उसको स्टार्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता है, हमें रो फैक्टर की आवश्यकता है या सिग्मा फैक्टर की। और प्रमोटर रीजन को पहचानता है, क्या करता है, प्रमोटर का काम क्या होता है, स्थान को पहचानने का कार्य करता है। ठीक है, जो कि फिर आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलकर प्रमोटर से जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है, और यह न्यूक्लियोसाइड को क्या करता है,
ट्राइफॉस्फेट को सबस्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल करता है ना। पॉलीकम्प्लीमेंट्री जो होते हैं नियम का पालन करता है। पॉलीकम्प्लीमेंट्री नियम का मतलब क्या होता है, जिसमें सिमिलर जो होता है कई सारी एक ही तरह की कई सारी कॉपियों को तैयार करने का काम भी करता है। ठीक है, इस नियम का पालन करते हुए टेम्पलेट डिपेंडेंट तरीके को क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। मतलब ये स्टैंड में होने वाली जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है, बहुलीकरण की जो क्रिया होती है, उसको जो है आगे की ओर प्रमोट करता है, साथ में उसको कंप्लीट करने का कार्य करता है। अगला है इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब जो प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आरएनए आपको नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर दिख रहा। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। इलोंगेट का मतलब क्या हो रहा है, इसका बहुलीकरण होता है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं बहुलीकरण होता है। ठीक है, इलोंगेशन। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के बाद आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर को खो देता है। मतलब ये प्रारंभ होने के बाद रो फैक्टर हट जाता है। जैसे आप देखते हो स्टार्टर, आपके घर में यदि कोई मशीन चलाने वाला स्टार्टर होता है, स्टार्टर का देखते हो कि इसमें स्विच को यूं दबाया, मोटर जो है जो भी गैजेट है वो स्टार्ट हो गया और स्विच अपने पुरानी स्टार्ट में आया। आपके घर में डोरबेल होती है, डोरबेल में देखते हो जब बजाते हो जैसे तुरंत उसकी उंगली हटा देते हो बंद हो जाती है ना। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस यहाँ पर है कि प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है, अब रो फैक्टर क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन आरएनए बनाने के लिए राइबोन्यूक्लियोसाइड का पॉलीमराइजेशन जारी रखता है। ठीक है, यानी प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ाने के लिए, तो उसमें कौन सी प्रोसेस होती रहती है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है। यह हेलिक्स को क्या करता है, खोलने में मदद करता है। मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, ये डीएनए स्ट्रैंड होता है, इनको क्या करता है, खोलने का काम। खोलने का मतलब होता है इनको जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनको अलग करने का कार्य करता है। और यह इलोंगेशन जारी रखता है, जिससे एक समय में आरएनए को केवल एक छोटा सा हिस्सा एंजाइम से जुड़ता है। ध्यान रखना, तो इस प्रोसेस में जो है केवल एक ही एंजाइम क्या होता है, उससे जुड़ पाता है, पूरा नहीं जुड़ता है। अगला यदि हम देखें टर्मिनेटर। टर्मिनेटर को आपको पता है कि हमने क्या बताया है कि यह किसी भी प्रोसेस को, रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, टर्मिनेट करने का काम करता है, प्रोसेस को कंप्लीट करने का काम करता है। तो टर्मिनेशन, एक बार जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के टर्मिनेशन रीजन तक पहुंचता है, टर्मिनेशन मतलब होता है कि जो अनुलेखन की प्रोसेस हो रही है उसको रोकने का काम, है ना, तो पहुंचता है, तो क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज डीएनए आरएनए हाइब्रिड से अलग हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नया आरएनए अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को टर्मिनेटर कहा जाता है, टर्मिनेशन कहा जाता है। यानी जब ये कंप्लीट हो जाती है तो यहां पर जैसा आपने देखा है कि आरएनए क्या हो गया, ये अलग हो गया, यानी पूरी प्रोसेस से आरएनए क्या हो गया, बाहर हो गया। बाकी क्या होता है, रो फैक्टर भी बाहर पहले ही हो गया, स्टार्ट करने के बाद रो फैक्टर बाहर हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ क्या जुड़ा रहता है, केवल जो होता है आरएनए, ये क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो केवल बच्चों इससे क्या जुड़ा रहता है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। इससे केवल क्या रहता है, आरएनए पॉलीमरेज रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो एक टर्मिनेटर फैक्टर रो फैक्टर आसान बनाया था। अब प्रोकैरियोटिक में एमआरएनए को किसी भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती। ध्यान रखना, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए को किसी अलग प्रोसेस, अलग क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है ना। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन जो होता है और ट्रांसलेशन दोनों साइटोसोल में, साइटोसोल का मतलब होता है कोशिका द्रव्य में होता है। यह कहा जा सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि कई बार ट्रांसलेशन एमआरएनए की पूरी तरह से ट्रांसक्राइब होने के बहुत से पहले शुरू हो जाता है। मतलब ये बोला गया कि जो ट्रांसलेशन है, अनुलेखन और अनुवादन की जो प्रोसेस होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है और दोनों साथ साथ चलती रहती है, एंटी पैरेलल नहीं, वो दोनों लोग क्या होती है, साथ, यानी दोनों एक डायरेक्शन में और साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, सीक्वेंस में चलती रहती है। अगला यदि हम देखते हैं तो इसके पहले अभी आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस तरीके से जो है आरएनए से डीएनए से जो है आरएनए में इंफॉर्मेशन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यानी
ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हो रहा है, अनुलेखन हो रहा है। ठीक है, अब ये अभी हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन किस तरीके से होता है ना। अब यहां पर हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में किस तरीके से होता है। अब आपको पता है कि यूकैरियोटिक कोशिका कैसी है बेटा, तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वेल डेवलप्ड होती है। वेल डेवलप्ड का मतलब होता है पूर्ण रूप से विकसित कोशिका होती है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में स्ट्रक्चरल जीन को मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि यहां पर हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन को हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक जीन। जिनको हम क्या बोलते हैं, मोनोसिस्टोनिक बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक के समान होती है, जैसा आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक में होगा ऐसे यूकैरियोटिक में होता है ना। और ये क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है। अब ध्यान रखना, इसके पहले जो है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इसलिए वहां पर साइटोसोल में होता है। कोडिंग जीन सिंकेज जिन्हें एक्सॉन कहा जाता है, एमआरएनए का हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, यानी जो कोडिंग करना काम करता है, जो अनुलेखन यानी कोड कूट करने का काम करता है, वो क्या होता है, किसका भाग होता है, एमआरएनए का हिस्सा को बनाने का कार्य करते हैं। और नॉन कोडिंग सिंटेज के जिन्हें इंट्रॉन कहा जाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान क्या होता है, हटा दिए जाते हैं। एक्सॉन एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर जो एक्सॉन होते हैं वो एक तरह से सीक्वेंसली जो होते हैं, सीक्वेंस और एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब यहां पर देखें, ये क्या है, एचएनआरएनए होता है। एचएनआरएनए का नोट क्या होता है, यहां पर एचआरआरएनए जो होता है, हिस्टोनिक आरएनए जो है, इसका काम करेगा। यहां पर आपको पता है कि ये क्या होता है भाई, यहां पर होता है आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस करेगा। और यहां पर एक्सॉन और इंट्रॉन जो होते हैं अलग अलग तरीके, एक्सॉन बाहरी तौर पे होता है, इंट्रॉन आंतरिक तौर पे होता है। और ये प्रोसेस को क्या करेगा, अलग करेगा। स्प्लाइसिंग, यहां पर आप देख रहे हो स्प्लाइसोसोम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो आगे देखोगे कि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज में जो है फर्स्ट आरएनएज में जो है 28S, ठीक है, 28S, 18S और 5.8 जो है ट्रांसक्रिप्शन करता है। ये सभी क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन टाइम होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए के प्रीकर्सर, यानी जिसको हम बोलते हैं हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए तथा एचएनआरएनए का कहा जाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, टीआरएनए होता है, ये क्या करता है, इसमें 2 सब यूनिट होती है, 5S जो आरआरएनए होता है और एसएन जो होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का कार्य करता है या ट्रांसक्रिप्शन करता है। ठीक है, अब यहां पर दोनों की ट्रांसक्रिप्शन जो है अलग अलग होती है। अब इसके बाद की जो प्रोसेस होती है हमें किस तरीके से दिखाई देती है वो देखो। यदि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन नॉन फंक्शनल होती है, यानी जो पहली बार जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, पहली बार जो अनुलेखन हुआ है, यदि वो क्रियात्मक नहीं होता है, नॉन फंक्शनल होता है, तो आरएनए के कोडिंग क्षेत्र एक्सॉन और नॉन कोडिंग क्षेत्र जो होते हैं इंट्रॉन, दोनों ही इन्हें हेटेरोजेनस या नॉन हेटेरोजेनस कहा जाए। नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनस जो होता है स्ट्रैंड कहते हैं। अगला बच्चों, यदि हम NH-RNA की बात करते हैं, ठीक है, HN-RNA जिसको बोलते हैं हिस्टोन आरएनए जो होते हैं, सिस्टोनिक आरएनए जो होता है, उसके हम देखें तो स्प्लाइसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है उससे अलग करना के। 2 अतिरिक्त प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें कैपिंग और टेलिंग कहा जाता है। कैपिंग का मतलब होता है कि जो डीएनए है उससे जो है आरएनए को जोड़ने की प्रोसेस करना, ठीक है, वो कैपिंग हो गई। टेलिंग का मतलब होता है उसको टेली करना है। टेली का मतलब हमें एक तरह से समझना है, रीड करना है उसको प्रॉपरली, ठीक है। कैपिंग में एक आसान न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनिन साइफॉस्फेट। अब यहां पर देखना क्या है, मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है उससे हम क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, डीएनए से जोड़ा जाता है। फिर टेलिंग में क्या होता है, एडिनिलेट जो है अवशेष लगभग जो है 200 से 300
थ्री डैश एंड के टेम्पलेट में स्वतंत्र तरीके से जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब जो HNRNA की एक प्रक्रिया से गुजरता है जहां इंट्रॉन हटा दिए जाते हैं। इंट्रॉन को हटाना का मतलब काम क्या होता है, जैसे यदि आपने देखा एक्सॉन और इंट्रॉन लगाए, इंट्रॉन वाले को हम हटाकर बाहर करेंगे और एक्सॉन से केवल क्या करेंगे, आप ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कराएंगे, अनुलेखन की प्रोसेस कराएंगे। ठीक है, और एक्सॉन को स्प्लाइसिंग का मतलब होता है उसको अलग करके जो है mRNA बनाने के लिए जोड़ा जाता है। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है उससे निकालकर दूसरे डीएनए फैक्टर में, यहां पर यदि आप देख रहे हैं तो यहां पर स्प्लाइसिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट प्रोसेस में आगे की ओर जो है हम रेप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। इन्हीं चीजें क्लियर हुई कि नहीं? तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो हम डीएनए और आरएनए है, तो डीएनए से आप देख रहे हो कि एमआरएनए से प्रोटीन का क्या हम रहे फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर यदि आपने देखा कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, सूचनाओं का जो है एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण क्या है, अनुलेखन की तरह हो रहा है। साथ में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन की प्रक्रिया सिमिलर होती है। बेफर्क इतना होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अनुलेखन की प्रोसेस होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है, साइटोसॉल में होती है, और कारण ये होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। लेकिन वही प्रोसेस यदि हम किस में देखें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखें, तो उनमें न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। ओके, तो इसी तरह से अपने अच्छे कंसेप्ट को सीखने के लिए, अपनी स्ट्रांग स्टडी के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे फ्यूको एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूको एजुकेशन को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। तो बच्चों, इस वीडियो की राय अवश्य अपने कमेंट सेक्शन में दिया करें, जिससे हमें पता लग पाए कि आपको कौन कौन से टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, तो आप जरूर उसे कमेंट करें। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।